हेलो स्टूडेंट, मैं हूं चंदन शर्मा एंड वंस अगेन आई वेलकम यू टू द इन्फिनिटी विजन प्लेटफॉर्म। सो एज ऑफ नाउ हम अपने शॉर्ट वीडियोस में, छोटे छोटे शॉर्ट वीडियोस में हम ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ चुके थे, हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ चुके हैं, हम इलास्टिक कोलिजन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज के सेशन में हम वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज बॉइंट फोर्स एंड विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज बॉइंसी। ठीक है, सो बॉयंसी के बारे में आज हम पूरा कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अगर मैं बॉयंसी के बारे में कहूं या डिफाइन करूं बॉयंसी होता क्या है, बॉयंसी वो फोर्स है जो व्हेनेवर यू विल टेकिंग अ बॉल विद इन अ वाटर, अगर कोई बॉल ले लीजिए आप, उसको वाटर के अंदर डालिए, ठीक है, तो व्हाट विल हैपन, आपने देखा होगा बॉल कम्स आउट टू द सरफेस, इट पॉप्स आउट टू द सरफेस। सो व्हाट डज इट मीन, कौन सा ऐसा फोर्स है जो उसको पानी से ऊपर लेके आता है, सो दैट फोर्स इज कॉल्ड एज बॉयंट फोर्स। ठीक है, एंड it always acts in upward directions। और एक और फोर्स है भाई जो न्यूटन ग्रेविटेशन में हमने पढ़ा था कि ग्रेविटी किसी भी ऑब्जेक्ट को टुवर्ड्स इट सेंटर लेके जाएगी। तो दैट मीन्स कि इन टोटलिटी यू आर हैविंग टू फोर्सेस, दैट इज वन फोर्स विच टेक्स द बॉडी टू मूव इन अ वर्टिकल डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड अनदर फोर्स दैट इज बॉयंट फोर्स दैट विल मेक द बॉडी टू फ्लोट अप। ठीक है, सो डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा फोर्स ज्यादा है, ठीक है, द बॉडी में फ्लोट, द बॉडी में सिंक। सो जल्दी से हम पहले डिफाइन कर लेते हैं, जल्दी देखो भाई फोर्स के बारे में, बॉइंट फोर्स के बारे में। सो बॉइंट फोर्स इज दैट फोर्स दैट causes द ऑब्जेक्ट टू फ्लोट। ठीक है, एंड द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट दैट इज पार्शियली और होली इमर्स्ड इन अ फ्लूइड। मतलब कि अगर किसी भी बॉडी को पानी के अंदर पूरा लेके जाओ, मतलब तो दैट मीन्स इट इज होली इमर्स्ड, या पार्शियली लेके जाओ, या तो दैट मीन्स कि वो हाफ अफ्लूट है, मीन्स थोड़ा सा ऊपर है थोड़ा सा नीचे है। ठीक है, सो दोज फोर्सेस इज कॉल्ड एज buoyant force and it is also called as buoyancy. Okay, so and it is nothing but it is caused by the difference in the pressure acting on the opposite sides of a object immersed in a static fluid. So that means कि ये प्रेशर के डिफरेंस की वजह से क्रिएट होता है, जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं आगे। ठीक है, सो उससे पहले हम जल्दी से एक डे टू डे लाइफ में एग्जांपल्स कर लेते हैं। ठीक है, देखो, सो you can see the iceberg floating on the surface of water. What happens? Iceberg float करता है भाई, देखो, so iceberg keeps on floating on the surface of water and most of its volume is submerged. सारा वॉल्यूम ज्यादातर सबमर्ज्ड होता है। ठीक है, क्लोज टू 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द icebergs remains inside water, so that's why it is quite dangerous। ठीक है, तो इसलिए शिप्स वगैरह आपने देखा होगा मींस नियरर टू आइसबर्ग नहीं जाते, क्योंकि उनको पता है कि ज्यादातर वॉल्यूम उसका 90% ऑफ द वॉल्यूम इसका पानी के अंदर है। ऑब्वियसली हम पूरा कैलकुलेशन आज करेंगे, ठीक है, कि कितना पोर्शन, जैसे परसेंटेज, क्यों इतना वॉल्यूम पानी के अंदर होता है। सो दीज आर द डे टू डे एग्जांपल्स। इसमें क्या है भाई, एज यू कैन सी, छोटा सा एक डेमोन्स्ट्रेशन देखो। इसमें अगर वेट और बॉइंट फोर्स दोनों बराबर होते हैं इस पर्टिकुलर केस में, तो ये सबमर्ज्ड है, कुछ पोर्शन सबमर्ज्ड है, कुछ पोर्शन पानी के अंदर है, सेम इज इक्वल फोर्स आइसबर्ग। ठीक है, तो वेट इसको नीचे लेके जा रहा है एंड एक फोर्स दैट इज बॉइंट फोर्स, इट विल टेक द बॉडी टू मूव अप, एंड नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस बॉइंट फोर्स और वेट दोनों बराबर हैं, सो दैट्स व्हाई इट इज फ्लोटिंग। ओके, सो ये फ्लोट करेगा। एंड व्हाट इफ कोई बॉडी सिंक क्यों करता है, बिकॉज उसका वेट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इट्स बॉइंट फोर्स, सो दैट्स व्हाई द बॉडी में sinks. So depending upon these two forces, that is gravitational force and the buoyant force, the body may sink, the body may float to the surface and it may remain suspended within the liquid also. That means कि अगर दोनों equal forces है, पानी के अंदर ले जाने के बाद भी equal हैं, तो दोनों क्या, तो कहीं भी बॉडी को प्लेस कर दो वो वहीं रह जाएगा। सेम इज द केस फॉर हॉट एयर बलून। ठीक है, देखो, हॉट एयर बलून में हॉट एयर फिल्ड अप होता है, हॉट एयर इज लाइटर देन द एयर आउटसाइड, सो व्हाट विल हैपन, इट विल कीप ऑन मूविंग, तो इसमें बॉइंट फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अभी मैं एक चीज आपको बता दूं, जैसे कि हमने इसमें पढ़ा था, कि इस पे अपवर्ड फोर्स लगता है। ठीक है, अपवर्ड फोर्स लगेगा, बॉइंट फोर्स हमेशा अपवर्ड लगता है। ओके, और ये बॉल को जैसे ही अगर आप नीचे लेके जाएंगे, ठीक है, इस पर्टिकुलर वॉल्यूम से, ठीक है, नीचे लेके जाएंगे, तो बॉइंट फोर्स बढ़ेगा, बॉइंट फोर्स बढ़ने की वजह से ये ऊपर आएगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, इसका मतलब कि बॉइंट फोर्स है वो जो कितना पोर्शन पानी के अंदर है ऑब्जेक्ट का, उस पर डिपेंडेंट होता है। आपने बॉल को देखा होगा, बॉल को पूरा अंदर ले जाओ पानी के अंदर, ठीक है, तो बॉल पे ज्यादा फोर्स लगेगा अपवर्ड आने का,
ठीक है। और जैसे ही वो सरफेस पे आ जाता है, ठीक है, तो कुछ पोर्शन बॉल का पानी के अंदर होता है, कुछ ऊपर होता है। सो बॉइंट फोर्स अपना इमर्स्ड वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा इमर्स्ड वॉल्यूम होगा उतना ही ज्यादा बॉइंट फोर्स होगा। सो दैट्स व्हाई जो आपके फिशेस हैं, फिशेस क्या करते हैं, अपने उनके फिशेस के पास होते हैं एयर ब्लैडर्स होते हैं, तो एयर ब्लैडर में वो एयर फिल्डअप करते हैं ताकि अंदर का इंटरनल वॉल्यूम उसका बढ़ जाता है, बिकॉज ऑफ विच बॉइंट फोर्स बढ़ जाता है और वो फ्लूट कर जाते हैं। सो एयर ब्लैडर को अगेन वो फिर बस कर देते हैं एंड देन इट कैन come down, it can sink, so it can move, the fish can move up and down depending upon the immersed volume of the immersed portion of the volume of the object। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो अभी तक हमने ये पढ़ लिया कि ये अंदर के जो immersed volume है उस पर डिपेंड करता है, एंड अगर इसका डेंसिटी, हॉट एयर का डेंसिटी बाहर वाले से कम होगा जिस एनवायरनमेंट में है, तो ये फ्लूट करेगा, उसी की वजह से बॉइंट फोर्स लगता है, जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं। ओके, सो एज ऑफ नाउ ये चीज सारी क्लियर है, एंड दिस बॉइंट फोर्स ऑलवेज एक्ट्स इन द अपवर्ड डायरेक्शंस। ठीक है, चलो भाई ये सारी चीजें पढ़ ली, तो अब हम बॉइंट फोर्स के बारे में मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो कितना फोर्स लगता है किसी भी पर्टिकुलर बॉडी पे। सो एज यू कैन सी व्हाट हैपेंस, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि अगर फ्रीली सस्पेंडेड है इन एयर, उसका कुछ पर्टिकुलर वेट ले लेते हैं, लेट इट बी 20 न्यूटन। ठीक है, तो इसको जैसे ही पानी के अंदर डालोगे, दिस इज पार्शियली सबमर्ज्ड। पार्शियली सबमर्ज में क्या होगा, पार्शियली सबमर्ज में क्या होगा, एज यू कैन सी पार्शियली सबमर्ज में जैसे ये पानी के अंदर जाएगा, इसमें बॉइंट फोर्स लगना स्टार्ट होगा, और अंदर का जो वॉल्यूम, पानी के अंदर का वॉल्यूम धीरे धीरे वो वॉल्यूम जो कि पानी के अंदर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो इसका मतलब बॉइंट फोर्स भी बढ़ रहा है। तो अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स है वो बढ़ रहा है, तो इसका एपरेंट वेट, जो इसका वेट है वो कम कर देगा ना। सो देखो, पहले इनिशियली एयर में इसका वेट लग रहा है 20 न्यूटन, तो इसका मतलब ग्रेविटी इसमें 20 न्यूटन की फोर्स लग रहा है। सो जैसे इसको पानी के अंदर डालेंगे, ठीक है, कुछ पोर्शन ऑफ इतना वॉल्यूम आपका वापस डिस्प्लेस कर लेगा वो। ठीक है, सो कुछ पोर्शन वापस डिस्प्लेस कर लिया है। इस पर्टिकुलर केस में क्या हो रहा है कि धीरे धीरे बॉइंट फोर्स बढ़ रहा है, ठीक है, तो अपवर्ड फोर्स बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे क्या होगा, इसका वेट, एपरेंट वेट घटेगा, क्योंकि एयर में 20 न्यूटन था, तो अभी बॉइंट फोर्स कितना लग रहा होगा, 20 माइनस 14, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में 6 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा, और पूरा का पूरा अंदर चला जाएगा ये पानी के अंदर, होली इमर्स्ड। तो टोटल बॉइंट फोर्स कितना लगेगा इस बॉडी पे, बॉइंट फोर्स अब और बढ़ेगा, पहले 6 लग रहा था, अब और बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अंदर वाला वॉल्यूम बढ़ रहा है। कितना पोर्शन बॉडी का अंदर जैसे ही जाएगा तो इमर्स्ड वॉल्यूम, ठीक है, सो बॉइंट फोर्स बढ़ेगा। सो दैट्स व्हाई नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस, अब इस पे देखो बॉइंट फोर्स कितना लगेगा, 20 माइनस 10, तो इसका मतलब 10 न्यूटन अपवर्ड फोर्स लग रहा होगा, तो एपरेंट वेट इसका कितना आ गया, 10 न्यूटन। अब मैं ये चीज बताने जा रहा हूं क्योंकि आर्किमिडीज ने ये प्रिंसिपल दिया था कि whenever a body is partially or wholly immersed inside a liquid at rest, it will suffer a loss in its weight which is equivalent to weight of the liquid displaced by that particular body. So मतलब क्या हुआ इसका मतलब, इतना वॉल्यूम पानी निकल जाएगा, जैसे इसके अंदर जाएगा तो इतना वॉल्यूम पानी जितना निकला, इस पानी का जितना वेट होगा उतना ही बॉइंट फोर्स इस बॉडी पे अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। और ये पानी रेस्ट में रहना चाहिए, मीन्स सो दैट मीन्स अगर इस इतना वॉल्यूम, अगर सपोज करो इसका, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कितना है, v है, ठीक है, सो इसका वॉल्यूम v है, तो ये लिक्विड डिस्प्लेस्ड का वॉल्यूम भी v होगा, एंड वेट कितना होगा इसका, m इंटू जी, मास कितना होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। सपोज डेंसिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर वाटर इज रो, ठीक है, तो रो इंटू वी, दिस इज नथिंग बट मास, एम इंटू जी, सो दिस इज अ वेट, दिस इज अ वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, तो इतना लिक्विड का डिस्प्लेस करेगा वेट, यही बॉइंट फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है। सो ये आपको याद रखना है, जितना वॉल्यूम ये डिस्प्लेस करेगा दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द बॉइंट फोर्स जो कि इस पे लगता है। अगेन अब हम प्रेशर डिफरेंस से निकाल लेते हैं कि कैसे भाई होता है। देखिए प्रेशर डिफरेंस से हम कैसे बॉइंट फोर्स निकाल सकते हैं। सो देखो, एक ऑब्जेक्ट को आपने क्या किया है, पानी के अंदर प्लेस किया है, दिस इज अ सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो ऊपर में प्रेशर बॉडी पे, इसके सरफेस पे प्रेशर कितना होता है, रो जी एच, है ना, डेंसिटी ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाइड बाय डेप्थ मल्टीप्लाइड बाय जी। सो प्रेशर इनसाइड लिक्विड हमें पता है रो जी एच होता है। सो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे H1 डेप्थ पे इसको रखा हुआ है, इसका अपर सरफेस है इस सिलेंडर का, एंड H2 डेप्थ पे इसका बेस है, ठीक है।
और ऑब्वियसली बात है इस सिलेंडर का हाइट कितना होगा भाई, H2 माइनस H1। तो अपर एरिया पे प्रेशर कितना है, लिक्विड की वजह से जो प्रेशर ऊपर से लग रहा है वो कितना है, रो जी एच, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय मैं एरिया कर दूंगा, ठीक है, तो फोर्स आ जाएगा इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे, तो फोर्स कितना होगा अपवर्ड सरफेस पे, P1 इंटू ए विच इज रो1 रो G1 H1 इंटू G इंटू ए। सेम अब डाउनवर्ड फोर्स कितना लगेगा इस बॉडी पे, डाउनवर्ड प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया। व्हाई इट इज एक्टिंग अपवर्ड, हमेशा याद रखना जो फोर्स लगता है, ठीक है, जो प्रेशर जो इस पे जो फोर्स लगता है बॉडी पे हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगता है, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड एज थ्रस्ट। थ्रस्ट हर एक बॉडी पे परपेंडिकुलर टू द सरफेस लग रहा है, इधर से भी लग रहा होगा फोर्स, साइड साइड से भी लग रहा होगा, बट ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो ये दिस P2 फोर्स F2 फोर्स मस्ट बी इक्वल टू P2 इंटू ए। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर कितना है, रो GH2 मल्टीप्लाइड बाय एरिया हो जाएगा, क्योंकि एरिया बेस एरिया जो ऊपर वाले का है नीचे वाले का भी सेम है। सो देखो ऑब्वियसली बात है ये दोनों में से कौन सा फोर्स ज्यादा बड़ा है, F2 इज ग्रेटर देन F1। सो दैट्स व्हाई इस बॉडी पे अपवर्ड फोर्स लगेगा विच इज नथिंग बट बॉइंट फोर्स एंड विच इज इक्वल टू F2 माइनस F1। रो जी ए कॉमन ले लो तो H2 माइनस H1, H2 माइनस H1 कितना होता है, हाइट ऑफ दिस पर्टिकुलर सिलेंडर, हाइट मल्टीप्लाइड बाय एरिया करूंगा मैं तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर आ जाएगा। तो इस बॉडी का वॉल्यूम इनटू जी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड जहां पे प्लेस किया है मल्टीप्लाइड बाय जी। सो दिस इज द बॉइंट फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द बॉडी व्हेनेवर इट इज होली इमर्स्ड इनसाइड द लिक्विड, ठीक है। तो ये चीज आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल से भी समझ में आ गया और प्रेशर डिफरेंस से भी समझ में आ गया है। तो याद रखना उस पे अपवर्ड फोर्स लगेगा, वो फोर्स होता है बॉइंट फोर्स एंड उसका मैग्नीट्यूड होता है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड जहां पे जिसमें उसको प्लेस किया गया है। हॉट एयर बलून के लिए यहां पे डेंसिटी ऑफ एयर हो जाएगा, ठीक है। V इज द वॉल्यूम ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, कितना वॉल्यूम पानी के अंदर है वो, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय जी। सो इतना याद रखना है, रो जी एच, इतना बॉइंट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। अब जल्दी से देख लेते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा बॉइंट फोर्स ज्यादा बड़ा है या ग्रेविटेशन बड़ा है, उसके कंपैरिजन कर लेते हैं और क्या होगा उसके बारे में जल्दी से हम देख लेते हैं। दैट इज कॉल्ड लॉज ऑफ फ्लोटेशन। तो याद रखो ये आपका पिंक ऑब्जेक्ट है, इट फ्लोट्स टू द सरफेस। व्हाई इट फ्लोट्स टू द सरफेस, बिकॉज इट्स बॉइंट फोर्स इज ग्रेटर देन इट्स वेट। एंड व्हाट इज बॉइंट फोर्स, बॉइंट फोर्स इज नथिंग बट डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, ठीक है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इन विच प्लेस्ड, V इज द वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट विच इज इनसाइड लिक्विड। पहले इसको अंदर डाला था ना, मतलब पूरा का पूरा, तो टोटल वॉल्यूम इनटू G। सो दिस इज ग्रेटर देन dVg। व्हाट इज D, डेंसिटी ऑफ दिस सॉलिड, ठीक है, क्योंकि डेंसिटी इसका वेट कितना होगा m इंटू जी, मास कितना होगा डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय इसका वॉल्यूम, ठीक है। सो m इंटू जी ऑफ दिस, सो दिस इज द वेट इन एयर, ठीक है। सो दिस इज बॉइंट फोर्स इज ग्रेटर देन वेट, सो दैट्स व्हाई इट हैपेंस ओनली व्हेन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ सॉलिड। तो इस सॉलिड का डेंसिटी से लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होगी तब ये फ्लोट करेगा, ओके। अब जो अगर ये सबमर्ज्ड रहता है, व्हेन इट रिमेन सबमर्ज्ड और सस्पेंडेड, देन द सेम डेंसिटी, इसका सेम डेंसिटी होगा एज दैट ऑफ द मीडियम, ठीक है। तो इन दोनों को इक्वल फिर से कर दें तो यू विल गेट रो इज इक्वल टू डी के बराबर होगा। ये तभी होगा जब इसकी डेंसिटी और वाटर की डेंसिटी, जिस लिक्विड में इसको प्लेस किया है, दोनों की डेंसिटी सेम होगी। ये तब होता है जब बॉइंट फोर्स दोनों वेट के बराबर होता है। नाउ कोई बॉडी तो भाई सिंक भी कर सकता है, ठीक है, तो ये तब होगा जब इसका वेट ग्रेटर देन होगा इट्स बॉइंट फोर्स। तो यहां पे देख लेना ये वेट ज्यादा ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू बॉइंट फोर्स, ठीक है। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। ये तो दैट मींस क्या, इसका डेंसिटी इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। यहां थोड़ा सा देख लेना, द वेट इज ग्रेटर देन बॉइंट फोर्स, ओके। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। जब कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो गए हैं और हमें बॉइंट फोर्स के बारे में पता चल गया है, डे टू डे लाइफ में एग्जांपल्स पता चल गए हैं, तो जल्दी से क्विज कर लेते हैं, क्वेश्चन करते हैं अब। Okay, see in the question, देखो, what happened to the body when its density is greater than the density of the fluid? तो उसकी डेंसिटी फ्लूइड से ज्यादा है तो क्या होगा, सिंक कर जाएगा, सिंपल, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अगर डेंसिटी कम होती तो वो फ्लूट कर जाता, डेंसिटी सेम होती तो वो सस्पेंडेड रहता, दैट मींस इट विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, ओके। So come to the second question, जल्दी देखो भाई। When a ship enters sea from a river, one can expect, क्या होगा, देखो रिवर वाटर की डेंसिटी कम होती है एज कंपेयर टू सी वाटर। तो व्हाट विल हैपन, अगर कोई सपोज करो एक शिप है जिसका वेट है 100 न्यूटन का, ओके,
सपोज एक वेट है उसका 100 न्यूटन का शिप, और ये क्या है, रिवर वाटर में है, रिवर वाटर में है, तो जितना इसका वेट है उतना ही पॉइंट फोर्स लग रहा होगा अपवर्ड डायरेक्शन, तभी वो सरफेस पे सस्पेंडेड है, और कुछ वॉल्यूम इसका पानी के अंदर होगा, इस शिप का कुछ वॉल्यूम पानी के अंदर होगा, वही पॉइंट फोर्स प्रोवाइड करा रहा होगा। ओके, आई बात समझ में। अब जैसे ही ये सी वाटर, ये रिवर वाटर से सी वाटर में जाता है, अभी इसका वेट तो सेम रहेगा 100 न्यूटन, तो पॉइंट फोर्स भी अभी भी 100 न्यूटन लगना चाहिए अपवर्ड डायरेक्शन में। तो उसके लिए क्या होगा, क्योंकि डेंसिटी ऑफ लिक्विड बढ़ गई है, क्योंकि डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड बढ़ गया है, पॉइंट फोर्स को सेम रखना है, तो क्या कम होगा, उसका अंदर वाला वॉल्यूम, इमर्स्ड वॉल्यूम कम हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई इट विल मूव अप, ताकि पॉइंट फोर्स, क्योंकि डेंसिटी लिक्विड की बढ़ गई है तो पॉइंट फोर्स को तो सेम ही रखना है ताकि इसके वेट को बैलेंस कर ले, तो क्या होगा, ये थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पॉइंट फोर्स सेम है, तो इसका मतलब पॉइंट फोर्स 100 न्यूटन के बराबर है, ठीक है, डेंसिटी बढ़ गई है तो वॉल्यूम, अंदर वाला वॉल्यूम जो है उसको कम होना पड़ेगा, है ना। सो दैट्स व्हाई इट विल राइज, सो इट विल राइज टू इट विल राइज अ लिटिल, ठीक है, तो थोड़ा सा और राइज कर जाएगा ताकि अंदर वाला वॉल्यूम, इमर्स्ड वॉल्यूम कम कर दे। चलो भाई एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। एज यू कैन सी, एन ऑब्जेक्ट वेइंग 100 न्यूटन इन एयर वाज फाउंड टू वेट 75 न्यूटन व्हेन सबमर्ज्ड इन दैट पर्टिकुलर वाटर। सेंड द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज, तो डेंसिटी क्या होगा ऑब्जेक्ट का। देखो क्वेश्चन है कि एयर में एक ऑब्जेक्ट 100 न्यूटन का वेट करता है, दैट मीन्स का ग्रेविटी इज, वेट इज 100 न्यूटन। पानी के अंदर ले जाने के बाद इसका वेट कितना होता है, 75 न्यूटन। तो दैट मीन्स कि 75 न्यूटन हो जाता है पानी के बाद, ले जाने के बाद, तो इसका मतलब उसमें बॉइंट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में कितना लग रहा होगा, 25 न्यूटन का, है ना। तो 25 न्यूटन का लग रहा है। अब थोड़ा सा देख सकते हैं आप, जल्दी से हम थोड़ा सॉल्यूशन करेंगे। हमें पता है बॉइंट फोर्स कितना लग रहा है, 100 माइनस 75 विच इज 25 न्यूटन। ओके, अगर वेट कितना है बॉडी का, लेट इट बी, इसकी वेट, दैट बॉडी का डेंसिटी लेट इट बी डी, लेट द वॉल्यूम बी वी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, तो डी वी जी, सो डी इंटू वी मल्टीप्लाइड बाई जी, इट इज क्लोज टू 100 न्यूटन। ये एयर में है, ठीक है, सो इट इज क्लोज टू 100 न्यूटन। सो डीवी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। ये पॉइंट फोर्स की वैल्यू कितनी है, 25 न्यूटन, ठीक है। तो पॉइंट फोर्स इज नथिंग बट डेंसिटी ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय जी, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मल्टीप्लाइड बाय जी, और ये सॉलिड का वॉल्यूम, दैट मीन्स कि इमर्स्ड वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, सारा का सारा, पूरा का पूरा पानी के अंदर है, इसलिए टोटल वी लेना है आपको, ठीक है, इनटू जी। सो डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है, एंड लेट द वॉल्यूम बी वी, सॉलिड का वॉल्यूम वी ही था, मल्टीप्लाइड बाय 10 करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू, तो इट कम्स अप टू बी 25, ठीक है। Okay, so solving these two, it is nothing but 25, so V comes out to be 25 by 10,000. So dV की वैल्यू हमें 10 थी, V की वैल्यू इसमें पुट कर दो भाई, you will get the density of that particular solid which comes out to be 4000 kg per meter cube, and it is equivalent to, अगर ग्राम पर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो you will get it as 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. So what would be our answer? So A would be our correct answer. I hope ये चीज क्लियर हो गई होगी. So जल्दी से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कर लेते हैं, that is how much percentage of the icebergs remain submerged in the water. So कितना पोर्शन वॉल्यूम इसका पानी के अंदर रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इससे रिलेटेड आप डिफरेंट क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, नॉट ओनली आइसबर्ग, ठीक है, कोई भी बॉडी जिसका कुछ 1/4 या टोटल वॉल्यूम अंदर है, पानी के अंदर सबमर्ज्ड है, तो उसको कैसे हम डील करेंगे वो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं. सो वी नो दैट कि आइसबर्ग पे 2 फोर्सेस लगते हैं. कौन कौन से? वेट जो उसको नीचे लेके जाएगा, आइसबर्ग का टोटल वेट, और बॉइंट फोर्स आइसबर्ग पे अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है. सो इस अगर आइसबर्ग को पूरा अंदर लेके जाएंगे, ठीक है, तो ये सरफेस पे आ जाएगा वापस. क्यों? क्योंकि उस केस में अंदर वाला वॉल्यूम बढ़ गया है ना, तो बॉइंट फोर्स बढ़ गया होगा, तो इसको ऊपर लेके चला जाएगा, और अब ये इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गया है. सो दैट मीन्स कि आइसबर्ग पे जितना वेट है उतना ही बॉइंट फोर्स लग रहा है. सो दैट्स व्हाई ये इस कंडीशन में आ चुका है. सो आप देख लो बॉइंट फोर्स कितना होता है भाई, डेंसिटी ऑफ दिस वाटर, लेट कि ये वाटर क्लीन वाटर है, ठीक है. सो डेंसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाय अंदर का वॉल्यूम ऑफ आइसबर्ग, इनसाइड वॉल्यूम ऑफ आइसबर्ग मल्टीप्लाइड बाय जी, तो इतना बॉइंट फोर्स इस पे लग रहा होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है.
एंड देन वेट, कितना वेट से नीचे जा रहेगा, डेंसिटी ऑफ दिस आइस मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ दिस पर्टिकुलर आइस, ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ आइस मल्टीप्लाइड बाय जी. सो दिस इज नथिंग बट मास ऑफ आइस इनटू जी. सो वेट लग रहा है इतना, और ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तो जल्दी से इक्वल करो भाई, ठीक है. सो दोनों को इक्वल करने के बाद क्या आएगा, बॉइंट फोर्स इज इक्वल टू वेट विच इज नथिंग बट रो आइस वी जी, रो वाटर वी इनसाइड इनटू जी. दोनों को इक्वल किया. अब हम फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इनसाइड निकाल सकते हैं. इसको जल्दी से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, जी से जी कैंसिल, व्हाट विल गेट, वी इनसाइड डिवाइडेड बाय वी, ठीक है. दिस इज अ पर्सन मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दोगे तो दिस इज अ परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम इनसाइड. अगर मेरे को परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम आउटसाइड निकालना है तो क्या करूंगा मैं, यहां पे इनसाइड, वी इनसाइड क्या हो जाएगा, वी माइनस वी आउट. वी इनसाइड कितना होता है, वी को टोटल वॉल्यूम माइनस इनसाइड वॉल्यूम. तो यहां वो भी कर सकते हो, परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम इनसाइड भी निकाल सकते हैं. अभी हम परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम आउटसाइड भी निकाल सकते हैं. इस पर्टिकुलर केस में परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम इनसाइड निकालना है. जी से जी कैंसिल, वी इनसाइड बाय वी मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये इधर आया तो रो आई बाय रो डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज. सो दिस इज द डेंसिटी ऑफ आइस इज 0.91 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. सो मल्टीप्लाइड बाय 100 से कर देंगे, व्हाट यू विल गेट, it comes out to be 91%. So this is the percentage of ice that remains suspended within or submerged within water. ठीक है. इससे रिलेटेड आप डिफरेंट न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं, जिसमें कि कुछ वॉल्यूम अंदर होगा, 1/5 वॉल्यूम अंदर होगा, तो यहां आप क्या लगा सकते हैं, 0.4 कम्स आउट टू बी 1/5, ठीक है. तो इट कम्स आउट टू v by 5. तो इस टाइप के क्वेश्चंस और भी डिफरेंट कर सकते हैं. कितना समझ वॉल्यूम अंदर होगा, कितना समझ वॉल्यूम आउटसाइड होगा, तो ये हम आसानी से क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं. अब आई होप कि ये चीज आपको क्लियरिटी आ गई होगी, बॉइंट फोर्स के बारे में समझ में आ गया होगा, ठीक है. एंड बॉडी कैसे समझ रहता है, बॉडी कैसे सस्पेंडेड रहता है, बॉडी कैसे सिंक करता है, ये सारी चीजें आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे. तो आज का लेक्चर हम यही ओवर करते हैं बच्चों.